यू सो मच। हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त दीपक हाजिर नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सीरियस, बहुत ही वंडरफुल टॉपिक के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट हो चुका है, और एंटीबायोटिक की जो है रेजिस्टेंस की बात करें थ्रू आउट द ग्लोब या थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो ये बहुत तेज़ी से एक्सिलरेट हो रही है। जो इसके रेजिस्टेंस है एंटीबायोटिक्स के, जो बैक्टीरियाज हैं वो काफ़ी तेज़ी से जो है रेजिस्टेंस डिवेल्प कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स से। और ये जो है कुछ ही सालों में जो है देखने को जो है काफ़ी तेज़ी से देखने को मिलने लगेगा। अभी जो है काफ़ी एक्सिलरेट कर ही रहा है। तो कई सारी जो है एंटीबायोटिक वो खुद ही रजिस्ट हो जाएंगी और वो बैक्टीरिया पे काम ही नहीं करेंगी, और इसके चलते जो है बहुत सारे नेगेटिव आउटकम्स जो हैं, जो डिजीज़ का हम ट्रीटमेंट जानते थे किस एंटीबायोटिक से उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता था, वो डिजीज फिर से रिअकर होंगी और उस पर वही एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेंगी। तो रेजिस्टेंस होना एंटीबायोटिक्स का एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव जो है आउटकम है। और एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस अगर डिजीज पे हो जाता है तो जो डिजीज काफ़ी नॉर्मल हुआ करती थी एज अ ट्रीटमेंट के लिए, वही डिजीज काफ़ी ज़्यादा फेटल हो जाएगी, और इससे जो है ह्यूमैनिटी पे जो है काफ़ी ज़्यादा जो है खतरा मंडराने लगेगा, और जो है ये काफ़ी ज़्यादा वार्निंग सिग्नल है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है उसके बारे में हल्का सा जानेंगे, और ये क्यों इतना ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, और हम कैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को जो है प्रिवेंट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम इंटेलिजेंस का यूज़ करें, अपने विजडम का यूज़ करें, इंटेलेक्ट का यूज़ करें, अवेयरनेस का यूज़ करें, तो काफ़ी जो है इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि जो है इजीली हेल्थ केयर का जो है अवेलेबल होना जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को कम करता है, और इजीली एंटीबायोटिक्स का अवेलेबल होना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या है? तो एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो बेसिकली जो हमारे बेसिकली एंटागोनिस्ट काम करती हैं, बायोटिक्स जो यहाँ पे कहा जा रहा है, वो पैथोजन जो है हमें जो है हार्म करते हैं हमारी बॉडी में, उन पैथोजन को जो है किल करने के लिए बेसिकली वो क्या हो सकते हैं, वो जो है बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे बॉडी में, जो हमें किसी ना किसी तरीके की जो है इलनेस कॉज करते हैं। कुछ जो है सीवियर होती है और कुछ जो है नॉर्मल इलनेस देखने को मिलती है, जैसे निमोनिया हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ये सारे जो है आपको इन्फेक्शंस देखने को मिल सकते हैं। तरह तरह के इन्फेक्शंस जो है अनहाइजीनिक कंडीशन से, या जो है अनहाइजीनिक कंटेमिनेटेड फूड के इनटेक से, या किसी ना किसी कम्युनिकेशन से पर्सन टू पर्सन किसी ना किसी तरीके से ये इन्फेक्शन हमारी बॉडी में पहुंचते हैं, ये बैक्टीरियाज हमारी बॉडी में पहुंचते हैं और हमारे बॉडी में इन्फेक्शन करते हैं। कुछ इन्फेक्शन इतने ज़्यादा जो है प्रोमिनेंट और सीवियर हो जाते हैं, जो हमें फेटल हो जाते हैं उस पर्सन के लिए, और वो डेथ तक चला जाता है। तो एंटीबायोटिक्स जो होते हैं, मैंने बताया जैसे हमारे बैक्टीरियाज बेसिकली होते हैं। अब ये बैक्टीरियाज नैरो स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव, ये कई तरीके की एंटीबायोटिक्स आती हैं। वो एंटीबायोटिक्स का जो पर्पस होता है वो उन बैक्टीरियाज को किल करेंगे, या उनकी जो है मल्टीप्लिकेशन को रोकेंगे, उनके रिप्रोडक्शन, उनके प्रोडक्शंस को रोकते हैं, जिससे जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो रखा है उसको हम बचा पाते हैं एज अ किलिंग, या किल करके, या उसकी ग्रोथ को स्टॉप करके। तो एंटीबायोटिक्स का रेजिस्टेंस अगर हमारी बॉडी में हो जाता है तो वही बैक्टीरियाज जो है इस एंटीबायोटिक्स से किल, या जो है उनकी मल्टीप्लिकेशन रुक रही थी वो जो है रुकना बंद हो जाती है, और ये खुद ही जो बैक्टीरिया है वो एक तरीके का रेजिस्टेंस डिवेल्प कर लेता है। और रेजिस्टेंस जब ये डिवेल्प कर लेता है तो वो एंटीबायोटिक उस पर कारगर होती ही नहीं, वो उस पर काम ही नहीं कर पाती। जब वो उस पर काम नहीं कर पाएगी तो इस इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट जो एंटीबायोटिक्स डेडिकेटेड थी उससे हो नहीं पाएगा, और वो बेसिकली जो है हमें जो हायर एंटीबायोटिक्स का यूज करना पड़ेगा, और वो एंटीबायोटिक्स का कोई रोल ही नहीं रह जाएगा। और इससे क्या होगा कि जो है एंटीबायोटिक्स को डिवेल्प करना बहुत ज़्यादा जो है चैलेंजिंग होता है। नई नई एंटीबायोटिक्स काफ़ी तेज़ी से नहीं लाई जा सकती, उसमें भी काफ़ी टाइम लगता है, और इससे जो है हमारी मेडिसिन की क्वांटिटी कम होती जाएगी, और ये जो है बहुत तेज़ी से इन्फेक्शन स्प्रेड होगा, और ये हमारे लिए फेटल हो सकता है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जो मेन कारण है वो उसके जो है नेगेटिव आउटकम्स तो आप जान चुके हैं कि ये फेटल हो सकता है, इन्फेक्शन को ट्रीट करना चैलेंजिंग हो सकता है, और ये इन्फेक्शन तेजी से जो है स्प्रेड हो सकता है पर्सन टू पर्सन, क्योंकि वो कम्युनिकेबल होते हैं इन्फेक्शंस।
तो वो जो है स्प्रेड होंगे तो काफ़ी सारे लोगों में जाएंगे और वो रेजिस्टेंस जो है और भी बढ़ता जाएगा, बैक्टीरिया और भी स्ट्रांग होता जाएगा और एक टाइम आएगा कि वो एंटीबायोटिक्स बिल्कुल काम नहीं करेगी। वो एंटीबायोटिक्स लेंगे, आपकी बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगी, मगर इन्फेक्शंस पे कोई भी असर नहीं होगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो अनअवेयरनेस के चक्कर में जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो रहा है और ये एक दिन से नहीं, ये काफ़ी सालों से चलता हुआ आ रहा है और जो है अब ये बहुत तेज़ी से एक्सिलरेट हो गया क्योंकि हमारे फूड्स में हो गया, हमारे जो नॉन वेज खाते हैं एनिमल फूड में भी जो है एंटीबायोटिक्स का, पोल्ट्री फार्म्स में भी जो है एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है और उन जिससे जो है वो एंटीबायोटिक्स हमारी बॉडी में आती हैं जो नॉन वेज कंज्यूम करते हैं और धीरे धीरे वो एक्यूमुलेट होते होते जो है वो बैक्टीरिया का रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में। तो एंटीबायोटिक्स जो है हमारे लिए, अगर इसके पॉइंट्स देखे जाए, कुछ पॉइंट्स मैंने आपको लिखे हुए हैं जो WHO के अकॉर्डिंगली है, तो ये बिगेस्ट थ्रेट है। जैसे मैंने बताया, ये बिगेस्ट थ्रेट इसलिए है क्योंकि जो हमारी कम्युनिटी में जो है एंटीबायोटिक्स यूज हो पा रही थी उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट में वो नहीं यूज हो पाएगी। मास लेवल पे जो है पीपल जो है एंटीबायोटिक्स का यूज करके उस ट्रीटमेंट किया जाता था हेल्थ केयर प्रोफेशनल से, वो नहीं होगा तो क्या होगा, जो है डेथ की जो है क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, इन्फेक्शन ट्रीट होने का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ता जाएगा और ये हमारे हेल्थ सेक्टर के लिए, जो हमारा हेल्थ है, ग्लोबल हेल्थ है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा थ्रेट हो जाएगा। और हमारे फूड सिक्योरिटी पे भी जो है इसके काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे। कुछ जो है एंटीबायोटिक्स हमारी फूड्स में भी यूज़ किया जाता है जो है उसकी रेंसिडिटी से बचाने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए, तो वहाँ पे भी जो है रेजिस्टेंस उस बैक्टीरिया के साथ जो है डेवलप होगा तो हमारी फूड्स जो है उसको भी जो है बचाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा और इसके चलते जो है फूड्स पे भी और जो है हेल्थ पे तो जो है नेगेटिव इंपैक्ट पड़ ही रहा था। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है वो किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, ये किसी को भी रेजिस्टेंस हो सकता है, वो क्या कोई भी जेंडर हो, कोई भी एज हो, ये किसी न किसी या किसी भी कंट्री में जो है देखा जा सकता है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस किसी को भी हो सकता है अगर उसकी जो है अनअवेयरनेस है, उसको मिसयूज किया जा रहा है और जो है उसका जो ड्यू कोर्स होता है किसी भी एंटीबायोटिक्स का अगर आप यूज नहीं कर पा रहे हैं, नहीं करते हैं, तो इसके रेजिस्टेंस डेवलप होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। तीसरा, जैसे मैंने बताया, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, ये एक तरीके गनोरिया एग्जांपल्स हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन करते हैं और ये जो है इनका ट्रीटमेंट अभी अवेलेबल है एंटीबायोटिक्स के द्वारा, तो ये काफी इजिली जो है ट्रीट हो पाते हैं। अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ऐसे ही डेवलप होता रहा तो इनके ट्रीटमेंट भी मुश्किल हो जाएंगे और यही जो है डिजीज काफी फेटल हो जाएगी, काफी सीवियर बन जाएगी और इसके चलते काफी सारी जो है डेथ, और हम फिर से वही प्रीवियस एरा में पहुंच जाएंगे जहां पे हम संघर्ष किया करते थे कि कैसे डिजीज को ट्रीट किया जाए। तो इसके चलते जो है एंटीबायोटिक्स को डेवलप किया गया जिससे ट्रीटमेंट इजी हो पाया और फिर से वो रेजिस्टेंस हो जाएगा तो वो एंटीबायोटिक्स जो डेवलप की गई इतनी रिसर्च, इतनी मेहनत के बाद वो जो है फिर से काम नहीं करेगी और फिर से जो है वैसे ही कंडीशंस डेवलप होने लगेंगी इन नॉर्मल सी जो है डिजीज को लेके। अब ये जैसे हार्डर टू ट्रीट है तो बिल्कुल जैसे मैंने बताया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने से क्या है, ट्रीटमेंट जो है काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तरह तरह की हायर एंटीबायोटिक्स उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए जो नॉर्मल एंटीबायोटिक्स से ट्रीट हो पा रही थी उसके लिए हायर एंटीबायोटिक्स, एक जो है अलग तरीके का इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है, अलग तरीके के चेम्बर्स बनाने पड़ते हैं, अलग तरीके का ट्रीटमेंट रिजीम यूज़ करना पड़ता है क्योंकि वो इन्फेक्शन उस एंटीबायोटिक्स को रजिस्ट कर चुका है तो वो इन्फेक्शन स्प्रेड होगा और नए नए तरीके उस पर यूज़ किए जाएंगे। और ये क्या है, कॉस्ट भी जो है उस पर्सन की, अगर जो है पुअर पीपल हैं तो एंटीबायोटिक्स जो है नॉर्मली यूज़ कर पा रहे थे तो ये कॉस्ट भी जो है इंक्रीज करता है, उसके ट्रीटमेंट जो है अलग अलग तरीके के किए जाएंगे और एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंडीशन में कम लोगों को ही ट्रीट किया जा सकता है। तो ये हार्डर टू ट्रीटमेंट के लिए हमारी और ले जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस हो गया तो वो एंटीबायोटिक जो है काम नहीं करेगी तो इसके लिए स्पेसिफिक जो है चीज़ें करनी पड़ेंगी और वो जो है कॉस्ट भी बढ़ाएगा और कम लोगों तक ही वो फैसिलिटीज पहुंच पाएगी। तो एक तरीके का बोल सकते हैं एपिडेमिक की तरह जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है देखा जा रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस जितना डेवलप होगा उतना ही जो है इसके नेगेटिव आउटकम्स बढ़ते जाएंगे और वो जो है एंटीबायोटिक्स का जो यूज था बेसिकली वो वो जो एंटीबायोटिक काम कर रही थी उसका यूज ही नहीं हो पाएगा तो वो
क्या है उस नंबर ऑफ जो है ड्रग्स कम होते जाएंगे और इससे क्या है काफ़ी सारे जो है चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। और ये केवल किसी पर्टिकुलर कंट्री का नहीं है, पूरे इंडिया पूरे वर्ल्ड में ही जो है इसको देखा जा रहा है। अभी हाल ही में जो है स्विट्जरलैंड में इसके लेके रिसर्च हो रही है, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस काफ़ी प्रोमिनेंट हो चुका है लोगों के बीच में। तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट वहाँ से जो है काफ़ी ज़्यादा जो है डेवलप कंट्रीज जो हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके की रिसर्च करती रहती हैं, फाइंडिंग्स निकालती रहती हैं, वहीं से हमें पता लगता है कि क्या कैसे कोई चीज़ इतनी बढ़ चुकी है जिसके उसके नेगेटिव आउटकम्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये तो हो गए इसके नेगेटिव आउटकम्स। के अलावा भी कई सारे नेगेटिव आउटकम हैं जो पुअर कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज है जहाँ पे एंटीबायोटिक्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है इन्फेक्शंस को लेके, वो जो है रेजिस्टेंस के बाद जो है वो इन्फेक्शंस ट्रीट ही नहीं होगा, तो वहाँ पे जो है काफ़ी मैसिव जो है डिस्ट्रक्शंस देखने को मिल सकती है। और रेजिस्टेंस ये एक दिन में डेवलप नहीं होता, इसके मिसयूज, ईजिली अवेलेबल, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना जो है एंटीबायोटिक्स का यूज़ करना, उसका कोर्स कंप्लीट ना करना, उस एंटीबायोटिक्स को दूसरों को शेयर करना, ये सारी जो चीज़ें हैं ये जो है एजुकेशंस की कमी की वजह से जो है अनअवेयरनेस जो है फैलती है। अवेयरनेस ना होने के चक्कर में ये सारी जो चीज़ें होती हैं। तो कभी भी जो है अब इसके कंट्रोल की बात करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे हम इसको ओवरकम या कम कर सकते हैं। जो है रिवर्स तो करना मुश्किल है। तो क्या क्या प्रिवेंशन या कंट्रोल्स को यूज़ किया जाए जिससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को कम किया जा सकता है। सबसे पहले है हमें ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स को रोकना पड़ेगा। तो आप जो है मैं एज अ फार्मासिस्ट बताऊं तो जो है एंटीबायोटिक लोग इतनी नॉर्मली यूज करने लगे हैं, जो है बिना प्रिस्क्रिप्शन के जो है किसी भी फार्मेसी से एंटीबायोटिक्स का अवेलेबल हो जाना जो है हमारे लिए काफ़ी नेगेटिव जो है होता जा रहा है। क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन जो एंटीबायोटिक्स है वो नॉर्मल ड्रग नहीं है। एंटीबायोटिक्स को बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेना चाहिए। जो है अगर हम देखें नॉर्मल फार्मेसीज पे, जो है मैं फार्मासिस्ट हूँ तो मैं इसको ऑब्जर्व करता रहता हूँ, एंटीबायोटिक्स बहुत फ्रीली अवेलेबल हो जाती है लोगों को बिना प्रिस्क्रिप्शन के। वो जो है एंटीबायोटिक्स को ले लेते हैं और उसको खाते हैं और कुछ दिन तक वो जो है उसका असर देखने को मिलता है, वो ट्रीट हो जाते हैं। फिर उसी चीज़ को वो अपने ब्रेन में साइकिल के तौर पर जब वो नया इन्फेक्शन होता है उसी तरीके का, तो वो फिर एंटीबायोटिक्स खाते हैं और इससे क्या है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस उस बॉडी में डेवलप होते जाता है। तो एंटीबायोटिक्स का फ्रीली अवेलेबल हो जाना, बिना प्रिस्क्रिप्शन के मेडिसिन का अवेलेबल हो जाना, ये बहुत ही हार्मफुल है और इसके जो है लॉन्ग टर्म पे जो है इंपैक्ट देखें तो बहुत नेगेटिव देखने को मिलते हैं। तो कभी भी आप एंटीबायोटिक्स को लें तो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर से सलाह लेके ही एंटीबायोटिक्स का यूज करना चाहिए, नहीं तो वो आपकी बॉडी के लिए टॉलरेंस और रेजिस्टेंस डेवलप होगा और उसके चलते आपको नेगेटिव इंपैक्ट देखने को जरूर मिलेगा। तो एंटीबायोटिक्स को बिना प्रिस्क्रिप्शन को यूज़ नहीं करना चाहिए और अपने फैमिली में भी अपने फ्रेंड्स में भी बताना चाहिए कि एंटीबायोटिक्स बहुत ही जो है एसेंशियल ड्रग है, इनका जो है नॉर्मल यूज़, ओवर यूज़ जो है नहीं करना चाहिए, इसका कोर्स जरूर कंप्लीट करना चाहिए और इसको किसी और को भी शेयर नहीं करना चाहिए कि मैं ठीक हो गया तो तू भी ये एंटीबायोटिक्स यूज़ कर और ठीक हो जाता। बिना प्रिस्क्रिप्शन, बिना उसके कोर्स कंप्लीट, ओवर यूज और जो है इन चीज़ों से बचना चाहिए और प्रिस्क्रिप्शन का ही जो है यूज़ करें। नॉर्मली आप जनरली जो है एज अ OTC प्रोडक्ट के तौर पे एंटीबायोटिक्स का यूज़ ना करें, नहीं तो आपको बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेंगे। और यही चीज़ जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को प्रमोट करती है और इसके चलते जो है थ्रू आउट ग्लोब में जो है इसके नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो है ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर होता रहता है और जो है एक बैक्टीरिया किसी एक ह्यूमन में डेवलप हो गया, रेजिस्टेंस डेवलप हो गया उसका, तो वो दूसरे ह्यूमन में जाएगा तो वही एंटीबायोटिक उसके लिए भी जो है रेजिस्टेंस का काम करेगी, वो काम ही नहीं करेगी और ऐसे ही जो ये चेन चलती रहती है और ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है। क्योंकि एंटीबायोटिक्स का आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान, सबसे पहले ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए और जो है बिना प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक्स का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन है उसका और कोर्स उसका कंप्लीट जरूर करना चाहिए एंटीबायोटिक्स का। जब तक आपको ज़रूरत ना हो, आप डॉक्टर के पास भी गए हुए हैं, जब तक एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत ना हो तब तक डिमांड भी नहीं करनी चाहिए। आप अपनी तरफ से एंटीबायोटिक्स की डिमांड ना करें और अच्छे डॉक्टर से ही मिले। डॉक्टर खुद ही जो है आपको डायग्नोज और जो है एनालाइज करके जिस ड्रग की ज़रूरत होगी वो ड्रग लिखेगा। तो अपनी तरफ से कभी भी एंटीबायोटिक्स की डिमांड ना करें,
क्योंकि जो है इसके चलते जो है आप एंटीबायोटिक्स लेते रहेंगे उस नॉर्मल इन्फेक्शन के लिए, तो आपकी बॉडी के लिए वो काफ़ी ज़्यादा टॉलरेंस या रेजिस्टेंस का कारण बढ़ेगा और यही चीज़ें आगे फैलती रहेंगी और रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा एंटीबायोटिक का। और इससे जो है पूरी एक पे ही इम्पैक्ट नहीं है, पूरी ह्यूमैनिटी पे इम्पैक्ट होगा और एक नई तरीके की बीमारी जो है आपको देखने को मिल सकती है। जैसे हमें कोविड में देखा कितना ज़्यादा जो है डिस्ट्रक्शन हुआ, उसी तरीके से हम ऐसी नई बीमारियों को जो है प्रमोट करते रहेंगे और नए नए डिस्ट्रक्शन देखते रहेंगे, जिससे जो है कोई फायदा देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि जो है ये जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनको जो है ट्रीट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। अगर ये जो है बहुत तेजी से स्प्रेड होने लगे तो काफ़ी ज़्यादा जो है इसका नुकसान देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मनी भी, कोई अगर आप पे बहुत पैसा भी है तो वो काम नहीं आएगा, क्योंकि इसके लिए मेडिसिन ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं, जैसे आपने कोविड में एनालाइज किया ही होगा, क्यों जो है कितना ज़्यादा जो है फेटल रहा और कितने लोगों का इसका नुकसान देखने को मिला। तो ये है प्रिवेंशन। 4-5 चीजें अगर आप ध्यान देते हैं, ओवर यूज नहीं करते हैं, कोर्स कंप्लीट करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन के बगैर जो है एंटीबायोटिक्स यूज नहीं करते हैं, एज अ ओटीसी प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं, दूसरों को शेयर नहीं करते हैं, दूसरों को एंटीबायोटिक प्रमोट नहीं करते हैं, और जो है इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस और ये चीज़ें जो है लोगों तक भी शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें, जिससे इस तरीके की अवेयरनेस और एंटीबायोटिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसका रेजिस्टेंस ना होना बहुत ही ज़रूरी है। इसका रेजिस्टेंस होता गया तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पूरी सोसाइटी पे पड़ेंगे। तो कभी भी कोई भी ड्रग लें तो प्रिस्क्रिप्शन एक फार्मासिस्ट से लें, डॉक्टर्स के बाद ही जो है कंसल्ट करके लें, और जो प्रोफेशनल्स हैं उनसे ही मदद लें, जैसे फार्मासिस्ट हो गया, डॉक्टर हो गया। आप नॉर्मल जो है किसी भी व्यक्ति से जो है फार्मेसी पे जाके मेडिसिन का ना लें, काउंसिल जरूर हो, उसके बारे में जरूर जानें, अवेयरनेस फैलाएं, जिससे जो है ड्रग्स का एक जो है इंपॉर्टेंट जो है, जो बहुत ज़रूरी है, वो लोगों तक पहुंच पाया। तो ये है एंटीबायोटिक के नेगेटिव आउटकम्स के बारे में भी जाना हमने, और कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं उसके बारे में भी जाना, और क्या होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस उसके बारे में भी आप समझ पाए होंगे। तो एक तरीके की ड्रग है जो बैक्टीरिया के इन्फेक्शंस पे काम करती है। अगर ये काम ना करे तो उसको रेजिस्टेंस बोला जाता है, और रेजिस्टेंस के कई सारे नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं और उसको बचाने के कई सारे तरीके भी अवेलेबल हैं। तो इस चीज़ को शेयर कीजिए, लोगों तक बताइए, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से जो है नेगेटिव इम्पैक्ट जो है बहुत मैसिव हो सकता है, और अगर आप इसको समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। वीडियो को शेयर कीजिए लोगों तक। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएगा, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। ऐसी वीडियोस देखने के लिए, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और लोगों तक शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा, सजेशंस भी आप शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।